Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. Please do like, share and subscribe the UPHC चैनल. आज हम देखेंगे माई अप्रोच क्या थी और स्पेशली जीएस पेपर 2 जो हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का यूपीएससी का है. तो यहाँ पर जो सीसेट का जो एग्ज़ाम है पेपर है, ये सीसेट का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट सीसेट पेपर है इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर को रीड किया है विद इन द 2 आवर्स और उसको क्वालिफाई करना है. किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है आफ्टर गिविंग 4 प्रीलिम्स और क्लियरिंग द 2022 प्रीलिम्स एंड 2023 प्रीलिम्स. तो सिंपल इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा. यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है. तो जो भी आपका रोल नंबर हो बाय हार्ट याद कर लो, जल्दी से आपने लिख दिया. फिर जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है और आपको 5 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही आपको पेपर दे दिया जाता है और खोलने के लिए मना किया जा सकता है. तो खोलें नहीं, यूज़ मत करें. तो इंस्ट्रक्टर को आप परेशान ना करें तो सबसे बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आप चालाकी से कुछ देख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखते हैं टाइम स्टार्ट होने के बाद में हम किस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करें. तो मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, मैं अपनी अप्रोच बताऊँगा किस तरीके से मैं कॉम्प्रहेंसन पढ़ता था, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करता था, कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं नहीं करने हैं, कैसे फाइंड करें आप एग्जामिनेशन में. तो आप प्रैक्टिस करके देख लें 2 से 3 बार. अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो मेरे हाथ में जैसे ही एग्ज़ाम आता है मैं पहले तो चेक करता हूँ कि हाँ सारा पेपर सही है नहीं है. जैसा इंस्ट्रक्टर बोलते हैं अभी चेंज हो जाएगा, बाद में चेंज नहीं होगा. तो एक बार जल्दी से आपको चेक कर लेना है, ठीक है स्पेलिंग वगैरह ठीक है, सारे क्वेश्चन हैं कि नहीं, क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं, कम से कम ऐसा होना चाहिए. कुछ क्वेश्चन छपे नहीं है, बाद में चेंज नहीं होता है पेपर, इसलिए मैं सबसे पहले ये देखना है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं या नहीं है. तो 80 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं सी सेट में, 80 क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए. ओके चलो, ये हमारा रफ स्पेस हो गया, हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं. 80 क्वेश्चन टोटल हो गए. अभी मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मेरी स्ट्रेटजी थी कि 2 आवर्स जो हैं तो 1 आवर्स प्लस 1 आवर, तो स्टार्टिंग के 30 मिनट में मुझे सिंपल क्वेश्चंस करने हैं. अब वो सिंपल क्वेश्चन मेनली मैथ के होंगे और रीजनिंग के होंगे, जहाँ पर मुझे विदाउट पेन सॉल्व कर सकूं. तो मेरी ये स्ट्रेटजी मैं सोच के गया था कि आधा घंटा मुझे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ को देना है, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन होंगे. अब सिंपलेस्ट नज़रिया सबसे पहले देख लो, जो शॉर्ट हों, छोटे हों दिखने में, ज़्यादा लेंदी ना हों. तो आप हमेशा देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे मिला, अ लेटर ऑफ द वर्ड दिस. मैं क्वेश्चन समझ गया. अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैंने ये अपने माइंड में बना लिया और ये हो सकता है अगर मैं कोशिश करना चाहूँ. फिर पूरा पढ़ के देख लो. द लेटर ऑफ द वर्ड incomprehensibilities are arranged alphabetically in reverse order. How many positions of the letters will remain unchanged? इसमें पेन यूज़ करना पड़ेगा. अभी हम इसको नहीं करते हैं, इसको बाद में, लेकिन हम मुझसे ये क्वेश्चन बन जाएगा. तो मैंने इसको सर्किल कर लिया, हाँ मैं ये करूँगा. फिर इसके ऊपर आ जाओ, क्यूबाइड डायमेंशन वाला है, ये मैथ का क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया एक लाइन पढ़ने के बाद में. ये डिफ़िकल्ट है, मैं इसको बाद में करूँगा, अभी नहीं करने वाला, छोड़ दो इसको. नेक्स्ट 78, लेट पी क्यू आर एस 5 स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूड किया जा सकता है, करेक्ट आंसर बताना है. तो इस क्वेश्चन को मैं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर करता. मैंने कर लिया. इसमें मुझे लगभग 30-40 सेकेंड लगेंगे. मान लीजिए 1 मिनट भी लगता है तो लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं. हमारे पास में 30 मिनट हैं और सिंपलेस्ट क्वेश्चन हमें करने हैं. इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ लें, ABCD 2 डिजिट नंबर हैं, मल्टीप्लाइंग ABCD रिजल्ट 3 डिजिट नंबर DEF. ये भाई साहब मैथ का क्वेश्चन है, मुझे नहीं करना, तो मैंने इसको अभी छोड़ दिया फ़िलहाल के लिए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट 5 कैंडिडेट PQRS. 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है, PQRS सेलेक्टेड फॉर द जॉब. फॉल्स स्टेटमेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ द RS सेलेक्टेड फॉर द जॉब. करना क्या है, फॉलोइंग कंक्लूजन गिवन है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. इसमें टाइम टेकिंग है, तो मैं इसको रीजनिंग को डिफ़िकल्ट सिंपल मानता हूँ, लेकिन बाद में करूँगा, अभी इसको छोड़ देते हैं. अभी हमें फ़िल्टर आउट करना है. तो मेरी टेक्निक है छाटो बीनो, तो मैं यकीन करता हूँ छाटो बीनो में. ठीक है, अभी ये देखो, ये वाला पैसेज देखो, ये सिंपलेस्ट पैसेज है,
शॉर्टेस्ट पैसेज, इसको मैं पढ़ता और इसका आंसर भी लगा के आता। चलो इसको क्वेश्चन यहीं सॉल्व करके देख ले रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं कॉम्प्रहेंशन कैसे सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे अटैक करना है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट। अल्टीमेट गोल कौन बताता है। अब हमने पैसेज नहीं पढ़ा, बिना पैसेज पढ़े कॉम्प्रहेंशन करने की कोशिश करो पहले तो सबसे अल्टीमेट गोल क्या है, स्टेट जो पॉलिटी जिसका PSIR ऑप्शनल है उसके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, मेरा PSIR ऑप्शनल था। स्टेट यहाँ पर है राज्य, एक अथॉरिटी, एक सॉवरेन अथॉरिटी की बात हो रही है जिसको लोगों ने बनाया है। अब देखो इसका अल्टीमेट गोल क्या है, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड, कम्युनल हार्मनी है या फिर लिबर्टी है। चारों के चारों क्वेश्चन सही है, लेकिन सबसे अल्टीमेट गोल क्या है, राज्य नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ और बॉडी और माइंड की हेल्थ बाद में आएगी जब इंसान बचेगा, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना भी ठीक है, लिबर्टी, तो लिबर्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्सनल सेफ्टी। तो मुझे डाउट है एक में और डी में। अब पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज किस तरीके से पढ़ें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करते चले जाएं। अब हमें पता चल गया अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का, ये हमें फाइंड करना है पैसेज से। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आ जाइए, तो पैसेज है द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज नॉट टू डोमिनेट मैन नॉर टू रिस्ट्रेन देम बाय फियर, रेदर इट इज सो to free each man from fear that he may live and act with full security and without injury to himself or his neighbor. The end of the state, I repeat, is not to rational being into brute beasts and machines. It is to enable their bodies, their mind to function safely। हेल्थ वर्ड नहीं है, सेकंड ऑप्शन में जो हेल्थ ऑफ बॉडी और माइंड है बस इनेबल करना है। इट इज़ टू लीड मैन टू लिव बाय एंड टू एक्सरसाइज अ फ्री रीज़न, आप अपने विवेक का यूज़ खुल्लम खुल्ला कर सकें, अपने स्वतंत्रता का यूज़ कर सकें। डैट दे मे नॉट वेस्ट देयर स्ट्रेंथ इन हेट्रेड, एंगर, गिल, नॉर एक्ट अनफेयरली टॉवर्ड वन अनदर। तो कहीं ना कहीं कम्यूनल हार्मनी की बात भी यहाँ पर है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर कहाँ से मिल रहा है, फिर से देख लो, बहुत सिंपल पैसेज आया था। मैं इसलिए कहता हूँ CSET इज़ अ माइंड गेम, UPSC इज़ अ माइंड गेम। CSET कितना कठिन आया, आप इस पर फोकस मत करो, आपको छांटना है क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का, फर्स्ट लाइन बता रही है द लास्ट एंड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट dominate man nor to restrain them by fear, rather it is so to free each man from fear that he may live and act with full security without injury। यह आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पर वापस आ जाओ, सबसे मेन अल्टीमेट गोल क्या है आप बता सकते हो, अल्टीमेट गोल क्या है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर इसका डी होना चाहिए और मैंने डी ही लगाया होगा। समझ में आया कॉम्प्रहेंशन किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब बाजू वाला कॉम्प्रहेंशन देखो, कंपैरेटिवली बड़ा है, ये छोटा है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, रीजनिंग वाले को, व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये भाई साहब मैथ का है, इसकी ट्रिक होती है, अगर आती है तो कर सकते हो, नहीं तो टाइम लगेगा, तो इसको बाद में करेंगे। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन ABCD का सिक्वेंस बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सिक्वेंस। इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल आप इसको काउंट करो, कितने अल्फ़ाबेट है हमारे पास, कितने लेटर्स गिवन है अल्फ़ाबेट के, ABCD। तो सिंपल आपने गिन लिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। इसको टोटल 4 से डिवाइड कर दो, आया 5।
5 5 में टर्म में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 के लेटर में 1 2 3 4 5, यहाँ पे लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर। अब ये अब देखो क्या बन गया हमारा, ए बी डॉट डॉट ए बी सी डॉट डी, फिर क्या बना, ए बी बी सी डी, फिर बना डॉट ए बी सी डी। इस वाले को देखो कंप्लीट है। यहाँ से क्या पता चल रहा हमें रिपीटेशन हो रहा है सिंपल एक ही लेटर का, एक से ज़्यादा का रिपीटेशन नहीं है, एक से ज़्यादा का रिपीटेशन नहीं है, हमेशा याद रखना है। तो अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए बी सी। अब इनमें से अगर हम लगा कर देख लें तो क्या बनेगा, तो अगर डी कर लेंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए, और यहाँ पर ए आएगा, फिर लास्ट में बी आएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा बी ए। तो ये सूट नहीं कर रहा, इसको हटा दिया। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आए, सेकंड पे आने के बाद में इसको लगाओ, ए बी सी डी, तो यहाँ पे आएगा सी ये वाला, यहाँ ये वाला डी यहाँ पे आएगा, ये वाला ए यहाँ पे आएगा, और ये वाला बी यहाँ पे आएगा। क्या सही बन रहा है ये, ए बी सी सी डी, ए बी सी ए डी, ए बी बी सी डी, और बी ए नहीं, ये भी कुछ खास नहीं बैठ रहा। क्या, इसको देखो अभी डी सी सी ए, तो यहाँ पर डी लगा लो, यहाँ पर सी लगा लो, तो ए बी सी डी सी, फिर ये वाला सी आएगा यहाँ पर, ए बी सी सी डी, ए बी बी सी डी, और यहाँ पे आ गया ए, तो ए बी सी डी। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। लास्ट वाले को देखो डी डी सी ए, तो डी डी सी ए अगर हम देखते हैं, लास्ट वाले को अप्लाई करके अगर देखते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर आएगा ए। तो ये बन गया ए बी सी डी डी, ए बी सी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये मुझे तो ये वाला ज़्यादा सही लग रहा। आपको आया समझ में, ए बी सी डी डी, तो डी डी रिपीट हो गया, फिर सी सी रिपीट हो गया, फिर बी बी रिपीट हो गया, यहाँ पे ए रिपीट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पर 2 डी है, यहाँ पर 2 सी आ गया, यहाँ पे 2 बी आ गया, यहाँ पे 2 ए आ गया। आंसर डी होना चाहिए इसका। 75 का आंसर की से मैंने देख लिया है, इसका आंसर डी है। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। इसको करूँगा, इसको बाद में करूँगा, इसको पहले करूँगा, इसको बाद में करूँगा। कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन है, 73 का क्वेश्चन है। आंसर की इसका आंसर डी है, आंसर इसका लिबर्टी है। आंसर की इसे देख लिया है। तो मैं आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि आप देखो ये पैसेज कितना सिंपल है, इसको तुरंत पढ़ सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट टू वाट द ऑथर ऑफ द पैसेज इंटेंड टू से, क्या कहना चाह रहा है कवि, कवि का तात्पर्य क्या है, ये है। जल्दी से क्वेश्चन के की वर्ड देखना है आपको। एनरोलमेंट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज अ नो क्वालिटी एजुकेशन, नेगेटिव। नेगेटिव बात है, इसको नोट करो। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ द राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ, क्योंकि हम एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है और एस्पिरेशन बढ़ते चले जा रहे हैं इंडियंस के, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये भी नेगेटिव कैनोटेशन है। देयर इज अ नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू accommodate the huge number of unemployed. No labor intensive industries, negative. Education system should be properly designed so as to enable the educated people to self-employed, positive. अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है सर, हम पैसेज पढ़ेंगे। क्या इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, चलो देखते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कभी, in India while the unemployment rate is a frequently used measure of a poor performance of the economy under condition of rising school college enrollment, it paint an inaccurate picture. So the reported unemployment rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher unemployment challenges and exhibit greater willingness to wait for the right job than their older peer. Unemployment
challenge is greater for people with secondary or higher education and rising education level inflate in unemployment challenge। तो कभी कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता चला जा रहा, यंग इंडियंस वेट करना चाहते हैं अच्छी जॉब के लिए। इतना तो हमें समझ में आ गया। अभी क्या इंटेंशन है? इनरोलमेंट इन स्कूल एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ अ नो क्वालिटी एजुकेशन। भाई ऐसा तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड द एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन। ये हो सकता है, ये नियरली बिल्कुल सही आंसर लग रहा है मुझे। अब देखते हैं नेक्स्ट। देयर आर नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर। इसके बारे में बात ही नहीं है, काट दो। एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइंड टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही है, बट ये तो क्या हो गया, ये तो मैसेज हो गया, सजेशन हो गया। इसके बारे में पैसेज में कहीं बात नहीं है। आंसर हो गया सर बी। सिंपल क्वेश्चन था कॉम्प्रहेंसन का, आप बिना कॉम्प्रहेंसन के सीसेट पास कर जाएं बहुत बड़ी बात होगी। कॉम्प्रहेंसन को अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए, बहुत सिंपल है कॉम्प्रहेंसन को सॉल्व करना, आपको सामने बता दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 70 का, ए प्लस मी का मतलब है ए इज़ नीदर स्मॉलर इक्वल टू बी। इस तरीके से मैंने देख लिया रीजनिंग। अब हर क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मेरा मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का, मैं आपको रियल एग्ज़ाम में अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए बस क्वेश्चन तो पढ़ लो कम से कम, कि ये मैथ का है कि रीजनिंग का है। यहाँ पर देखो लार्ज नंबर ऑफ द सिल्वर कॉइन वेइंग दिस, ये थोड़ा रीजनिंग प्लस मैथ है। डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है, लेकिन इसको टाइम अगर आप पेन उठाना पड़े तो डिफ़िकल्ट कह देता हूँ मैं। 5 पर्सन है PQRS हु हैज़ टू असाइन अर्बन टास्क नीदर P नॉट 2। ये रीजनिंग का है, सिंपल क्वेश्चन है। इन एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स फॉर द 4 पेपर, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर इंटीजर्स, कैन स्कोर 90 पॉइंट डिफरेंट वेज, व्हाट शुड बी डिफरेंट वे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। अगर आपने इतनी एक्सरसाइज सीख ली, ये पैसेज देखो कितना छोटा सा पैसेज है, इसको हम सॉल्व करते हैं विदाउट रीडिंग। कैसे करते हैं विदाउट रीडिंग, फिर से देखते हैं। 2023 का पेपर है ये, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ इसको बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। ओके, फॉलोइंग अजम्पशंस के बारे में बात है, अजम्पशंस के बारे में बात है, हैव बीन मेड। कौन से अजम्पशन बनाए गए हैं ये देखना है। अजम्पशन का मतलब होता है अनुमान, अनुमान नहीं होता है, एक धारणा, पूर्ण धारणा, पहले से जो धारणा बनाई गई है। विच ऑफ द अजम्पशन इज़ वैलिड। तो वैलिड पूछा है, इनवैलिड पूछा है, वो भी सर्कल कर लेना। नॉट है, नहीं है, ये सारी चीज़ें एरर नहीं करने हैं। फिर चलो, पहला ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू इकॉनमी। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी अधिकार तो है ही है, साथ ही साथ इकॉनमी के लिए भी वैल्यूएबल है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन। इनोवेशन और प्राइवेसी में एक फंडामेंटल लिंक है। तो जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए दोनों पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं और दोनों ही होते हैं। अब पैसेज को हमें पढ़ के देखना है कि पैसेज में दोनों के बारे में बात है या नहीं है, पूर्व धारणा है या नहीं है। अपने मन से आंसर नहीं आएगा, आंसर सिर्फ और सिर्फ पैसेज के बेसिस पे ही आंसर करना है आपको। अब यहाँ पर देखो 1 ओनली 2 ओनली बोथ नीदर। चलो पैसेज पढ़ते हैं जल्दी से। इंडिया शुड एंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी की बात हो रही है। वाइल कीपिंग पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। नो वन विल innovate in a surveillance oriented environment or in a place where an individual's personal information is compromised। साफ साफ लिखा है यहाँ पर, साफ साफ लिखा है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नो विल इनोवेट इन अ सर्विलांस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। अगर सर्विलांस ओरिएंटेड इन्वायरमेंट रहेगा, सर्विलांस रहेगा, प्राइवेसी को खतरा रहेगा, कोई भी इनोवेट नहीं करना चाहेगा ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्रोमाइज़ हो। ठीक है भैया। अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डाटा मस्ट reside with the individuals who generate it. They should be enabled to use, restrict or monetize it as they wish. Therefore, data protection law should enable the right kind of innovation, one that is user centric और प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इनोवेशन कैसी हो, जो प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करे और यूज़र सेंट्रिक भी हो, इकॉनमी भी बढ़ाए। इस बारे में बात हो रही है। चलिए
तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, पैसेज भी समझ में आ गया कि प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इनोवेट नहीं हो सकता, साफ साफ यहाँ पे लिखा है, मैंने हाईलाइट किया है। अब फिर से थोड़ा सा देख लो कि हमारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। अजम्पशंस कौन से हैं, क्या बताना था, अजम्पशन पहले से मान के चला कि प्रोटेक्शन जो है, प्राइवेसी की प्रोटेक्शन ना तो मतलब इज़ नॉट जस्ट अ राइट, केवल अधिकार ही मात्र नहीं है, वो अधिकार के साथ साथ वैल्यू भी देता है इकोनॉमी को। कैसे देता है, क्योंकि इनोवेट करेगा, इकोनॉमी में आना कौन चाहेगा, यहाँ पे साफ साफ तो लिखा डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही ना, ये देखो डिजिटल इकोनॉमी, और डिजिटल इकोनॉमी में प्रोटेक्शन चाहिए, प्राइवेसी को, इनोवेशन करना है, पहला सही है। देयर इज़ अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी और इनोवेशन, ये तो बहुत ज़्यादा सही है। आंसर इसका होना चाहिए सी, ये आपका आंसर हो गया सी, कॉम्प्रहेंशन का। यहाँ पे 2 मिनट लगेंगे आपको पैसेज को सॉल्व करने में, लेकिन आपका आंसर आने के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे आपका सही होने का क्वेश्चन चांस सबसे ज़्यादा है, कॉम्प्रहेंशन को मत छोड़ें। अभी यहाँ पर देखो 60 क्वेश्चन बस दूर से देखना है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लो। फ्लैग हैज़ डिजाइंड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कलर रेड येलो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज यानी क्या, कॉम्बिनेशन परमुटेशन की बात हो रही है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बाद में करूँगा। रेक्टेंगुलर फ्लोर ब्रेथ, भैया मैथ की बात है, बाद में करेंगे। पेन उठाना पड़े उस क्वेश्चन को मैंने नहीं किया, फर्स्ट गो में आपको सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आप बिना पेन के कर सकते हो। सिंपल, ये देखो सिंपल क्वेश्चन, मतलब पढ़ के किया जा सकता है, तो इसको पढ़ लिया जाए, इसके बाद में कर लो। जहाँ पे अजम्पशन की बात होती है, तो अजम्पशन मतलब पैसेज में से ही मिलना चाहिए, पूर्व धारणा जिसके बारे में बात हो रही है वो पैसेज में दिखेगा। रिगार्डिंग इसमें क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्ट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशंस, तो पूछ हमसे क्या रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अजम्पशंस पूछा है तो आप सॉल्यूशन पे आंसर नहीं लगा सकते, सॉल्यूशंस पूछे हैं तो अजम्पशन पे आंसर नहीं लगा सकते। हमेशा याद रखो कि पूछा क्या जा रहा है, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरीके से क्या डिफरेंस होता है इनमें। फिर ये वाला पैसेज देखो भाई साहब, ये पैसेज थोड़ा बड़ा दिख रहा, इसको बाद में पढ़ लें, अभी क्यों कर रहे हैं। लॉजिकल मैसेज पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लो, क्या पूछा है हमसे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 5 चिल्ड्रन विद एज ग्रुप दिस, सक्सेसिव एजेस हैं इतनी, व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। स्टेटमेंट पहला ये दे रहा है, एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड 3 टाइम्स द यंगेस्ट। भाई साहब रीजनिंग का है और टाइम टेकिंग है, इसको बाद में करो। अभी आगे चलो, 3 डिजिट नंबर है, व्हाट इज़ द नंबर, भैया मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, बाद में करो। फिर क्वेश्चन है, ना पार्टी 75% टुक टी, 60% टुक कॉफ़ी, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफ़ी, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। भैया ये तो मैथ का कॉम्बिनेशन वाला है, वो क्या बोलते हैं उसको, साइलोज टाइप का, कंपैरिजन करने से आंसर आ जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है लेकिन पेन चलाना पड़ेगा, सिंपल है, कर लेंगे हम इसको बाद में। इधर आ जाओ, अगर पी क्यू से बड़ा है, पहला स्टेटमेंट क्या रहा, ये दूसरा ये, भैया मैथ का क्वेश्चन है, मैथ बाद में पढ़ेंगे, हमें अभी करने हैं जिसमें हमें पेन ना चलाना पड़े। कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन कर दिए, अब इसके लिए मत कहना आप, ये इससे बड़ा है, कंडीशन गिवन है, भैया मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में करो। 40 children are standing in a circle, one of them say has a ring, the ring is passed clockwise, child 1 pass to child 2, child 4, child, ये मैथ और रीजनिंग दोनों का काम है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, टाइम टेकिंग है, सिंपल भी होगा तो भी टाइम टेकिंग है। द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस बता दो, टाइम टेकिंग, बाद में करो। नेक्स्ट, ये पैसेज सिंपल दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यूपीएससी बहुत चतुराई से क्वेश्चन बनाता है, आपने नोटिस किया हूँ, मैं इसी पेपर में आपको दिखा दूंगा, कहीं पर यूपीएससी का गैप ज़्यादा है, ये छोटे छोटे हैं, दिखाने की कोशिश की गई है कि बड़ा पैसेज है, इसको हम कर लेंगे अभी के अभी, मतलब अगर मैं एग्ज़ाम सॉल्व कर रहा था तो इसको वहीं के वहीं करते। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, ये गैप देखो, ये गैप दिख रहा है क्वेश्चन में, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, रीजनिंग का है, टाइम टेकिंग है, ये देखो पैसेज। फिर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट इज़ द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर लेस देन 420, ये भैया मैथ का है, टाइम टेकिंग है, बाद में करो इसको। फिर पी क्यू 12 डिजिट नंबर, भैया मैथ का, भैया मैं तो मैथ से दूर रहा हूँ। हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर विच रिमाइंडर ऑफ 31,
डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, मैथ का है, सिंपल क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है लेकिन। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी ये वाला पैसेज देखो जो मैं पैसेज वहाँ पे दिखा रहा था, उसकी डिस्टेंस देखो, उसमें गैप देखो, उसमें स्पेसिंग देखो, और यहाँ का स्पेस देखो। तो ये टाइम टेकिंग पैसेज है, इसको हम करेंगे लेकिन पैसेज तो एक भी नहीं छोड़ने हैं। कॉम्प्रहेंसन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते आप। यहाँ पे बताया गया बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज पूछा गया है, सीधा सीधा क्या मैसेज है पैसेज का। तो कॉम्प्रहेंसन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट कॉम्प्रहेंसन उसमें सॉल्व करेंगे 2023 के। भाई साहब ये देखो, ये पैसेज है, यहाँ का स्पेस देखो, तो बस पहचान लो कि ये टाइम टेकिंग है, इसको बाद में करेंगे। बाजू में देखो, बाजू में देखा तो सिंपल, स्पेस ज़्यादा, वर्ड लिमिट कम, वर्ड कम है, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, आएगा नहीं आएगा तुरंत पता चल जाएगा, तो इसको कर लो। इस तरीके से बस क्वेश्चन को आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं। इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, टोटल रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है, सीक्वेंस बतानी है, नोटिस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर आ जाएंगे, आने होंगे तो, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ के दोबारा से जब वापस आएंगे तब देखो ना। कभी कभार होता है कि हमें उस समय नहीं बनती है चीज़ें। अब यहाँ पर देखो, देयर आर 5 मेंबर ABCD इन अ फैमिली, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ E to B, AB मैरिड है, D फादर है। भैया ये तो रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेक कर पेन लगा के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A बड़ा है B से, ये क्वेश्चन मैंने करवा के डाल चुका है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पेन चलाना पड़ेगा, इसको कर लो, करना चाहिए, छोड़ना नहीं है। 08 रिजन एज दिस, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल, 20 ब्लू बॉल, 26 ग्रीन बॉल, 28 येलो बॉल, देन दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर एन। भैया मैथ का क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसको मत करो अभी, बाद में कर लेना जब लास्ट में कुछ और क्वेश्चन ना मिले आपके। 40 क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे टोटल, तो जरूर कर लेना। चलो आगे आ जाओ। ये पैसेज देखो, स्पेस कम है इसमें, लेकिन पैसेज है तो छोड़ने तो हमें है ही नहीं, इसको करना है। क्या बताना है, अजम्पशन बताना है। कीवर्ड देख लो यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जीरो हंगर गोल, इस तरीके से। साइड में नेक्स्ट ये वाला पैसेज यहाँ पर है, क्वेश्चन वहाँ पर है। तो अब आप कहोगे सर कि आप पैसेज तो कह रहे छोड़ने नहीं है, पढ़ने तो हैं, कहीं से भी कर लो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जाओ छोटे पे, शॉर्ट कॉम्प्रहेंसन्स जो हैं, छोटे छोटे कॉम्प्रहेंसन्स हैं, उसको पकड़ो सबसे पहले। सिंपली आप 30 मिनट में, फर्स्ट 30 मिनट में तो मैं कहूँगा कॉम्प्रहेंसन मत करके आप मैथ और रीजनिंग से ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन बस निकाल लो, जो आपने पेन नहीं चलाए। ये आधे घंटे में निकाल लिया आपने, अब बचे आपके पास 1.5 घंटे, तो 1 आवर 30 मिनट आपके पास में है। अब उसमें आपको कॉम्प्रहेंसन करना है सिंपली। ये कॉम्प्रहेंसन देखो, इसको फर्स्ट गो में नहीं करते हैं, ये बाद के कॉम्प्रहेंसन हैं, ठीक है, सॉरी, इसको हम बाद में करेंगे, फर्स्ट गो के कॉम्प्रहेंसन नहीं है। यहाँ पर देखो ABCD एक स्क्वायर है, 1 पॉइंट ऑन द HB AB है, 2 डिस्टेंट पॉइंट है, हाउ मेनी डिस्टेंट ट्राइंगल। भैया मैथ का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दिस सच डैट डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द x। ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन टाइम टेकिंग है, पेन चलाना पड़ेगा, बाद में कर लो। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैथ का भी कह सकते हो। फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स अपीयर इंटीजर इन दिस, मैथ का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, टाइम टेकिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है, बाद में करोगे। फर्स्ट में नहीं, 30 मिनट वाला पीरियड में नहीं करेंगे, फर्स्ट 30 मिनट में नहीं करेंगे। अब मैं इस पैसेज की बात कर रहा हूँ, जो छोटे पैसेज हैं भाई साहब, उनको पहले करो, बड़े पैसेज को बाद में करो। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मत देखो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने ही नहीं है आपको। 40 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से आपको 27 क्वेश्चंस 100% कट पीट के सही होने चाहिए, मतलब माइनस मार्किंग करने के बाद भी इतने क्वेश्चन के आपको आंसर, इतने क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए जितने आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आपके पास कितने, 13 गलत नहीं कर सकते आप यहाँ पे, कितने गलत कर सकते हो, 9 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, ठीक है। फिर आपने 30 क्वेश्चन, कितने 31 क्वेश्चन सही करिए, और 3 क्वेश्चन यहाँ से कैंसिल हो गए, तो 27 पॉइंट कुछ के क्वेश्चन के आपके मार्क्स मिलेंगे। 9 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो आप, तो भी पास हो जाओगे। यहाँ पे फोकस करो, सिंपल क्वेश्चन ढूंढो कहाँ हैं। रिटेस्ट वैल्यू ऑफ PQRS, भैया ऐसे क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता हूँ। अ नंबर n रिफॉर्म बाय द n 99 टाइम्स, छोड़ दो इसको। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज़ 1, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द रिजल्टिंग, इसको छोड़ दो।
कोई ज़रूरत नहीं है करने का, बाद में करेंगे। जब कुछ नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इस पैसेज को देखो भाई साहब, इस पैसेज को पढ़ने में आपको ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगने वाले हैं। अब 2 मिनट इसमें लगाओगे फिर क्वेश्चन करोगे तो बाद में करो ना, शुरुआत में क्यों कर रहे हैं। बाकी बाजू वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको लगना है 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट में आपका ये आंसर भी आ जाना है उसी 1.5 मिनट में। पढ़ के देख लो दोनों क्वेश्चन पढ़ के देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो लॉजिकल इन्फ्रेंस पूछा गया है। कैसे बताते हैं लॉजिकल इन्फ्रेंस पैसेज से? पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, पैसेज बाद में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू द गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इंपॉर्टेंट एजेंडा है। दूसरा कह रहा है कॉरपोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। फिर कह रहा है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर करता है डैट द फर्म मेंटेन गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर करता है क्या? फर्म मेंटेन करे गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस को। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस पेव द वे फॉर द रोबस्ट सप्लाई चेन। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस से रोबस्ट सप्लाई चेन आती है। इनमें से कौन सा सही है? अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस ट्रस्ट। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेजेस कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर और एनकरेज। अ फंडामेंटल रीजन वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन द रैपिड ग्रोथ इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस enhance access to the external financing by firms leading to greater investment, higher growth, employment. Investors look to the place their fund where the standards of the disclosure of timely accurate financial report and of the equal treatment to all stakeholder are met। देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, इस लाइन को पढ़ो। इन्वेस्टर लुक टू द प्लेस वेयर देयर फंड विद द स्टैंडर्ड्स मीट करें, टाइम से नॉलेज हो जाए, टाइम से इन्फॉर्मेशन मिले, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी स्टेक होल्डर्स को। इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है? यही तो ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल भी होता है। अब देखो आंसर पे आ जाओ फिर से। लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या हम समझ में आ रहा है? अनुमान लगाया जाए, एक तार्किक अनुमान। तर्क के बेस पे बात करो तो पैसेज के बेस पे कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन ने पूछा। इट इज़ इंपॉर्टेंट एजेंडा है क्या? कंट्री अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नहीं, ये तो लॉजिकल इन्फ्रेंस नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म, ये तो पॉजिटिव है और ऐसा पैसेज में भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है देखो ज़रा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल आता है और इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनती है जिससे इन्वेस्टर क्या देखते हैं, इन्वेस्टर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू द ग्रेटर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हायर ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, स्टेक होल्डर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है क्योंकि वहाँ पे तो फर्म्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे लग रहा है। इसके आगे पढ़ें अगर हम तो कहता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर करता है कि फर्म जो है वो मेंटेन करें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। नहीं, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर तो नहीं करता। देखो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर तो नहीं करता है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट रैपिड ग्रोथ हो रही है ये बताया गया है। वो क्या करता है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। फिर है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाव द वे फॉर द रोबस्ट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन वाला वर्ड देखो कहाँ पे है क्या कहीं? नहीं है भैया, आंसर इसका बी होना चाहिए। सिंपल। इस तरीके से पैसेज आप करोगे तो आपका सी सेट नहीं रुकेगा। इस तरीके से सी सेट को ही सॉल्व करना है, कॉम्प्रहेंशन तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा है, वर्किंग वाला क्वेश्चन है, ABC वाला भैया मैथ का क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। इसको अभी नहीं करेंगे, बात करेंगे। 3 डिजिट नंबर ABCD मल्टीप्लिकेशन हुआ है इससे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AB + C, ये मैथ का और टाइम टेकिंग है, बाद में करो अभी मत करो। कंसिडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। भैया मैथ तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग में करके नहीं गया था सी सेट के लिए, मैथ तो स्ट्रॉन्ग है मेरी, लेकिन मैं सी सेट में मैथ वाली क्वेश्चन बाद में करता हूँ। देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, मैथ बाद में करो। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ x and y 3 डिजिट नंबर फॉर्म डिविजिबल बाय दिस, भैया मैथ है, बाद में करो। आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स, रीजनिंग, टाइम टेकिंग, डिफ़िकल्ट।
हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ दिस ऑड एंड कॉपी बाई ऑड पोजीशन इवन नंबर। ये डिफ़िकल्ट है, मैथ का, रीजनिंग का, टाइम टेकिंग भी है, छोड़ दो। DMT इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ जल्दी से। पैसेज पैसेज पैसेज, इसके कंपैरिजन में ये वाला पैसेज छोटा है, तो ये वाला शॉर्ट है, ये लेंदी है। मैं इसको पढ़ूंगा पहले, इसको पढ़ूंगा बाद में। सिंपल, क्या बताना है? मोस्ट रैशनल अजम्पशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अजम्पशन बताना है। अजम्पशन समझ में आता है, पूर्व धारणा पहले से बना के रखी है, जो पैसेज में मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। और देखो क्वेश्चन जल्दी से। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को छांट रहे हैं। मैं देसी भाषा में इसको बोलता हूँ छाटो बीनो वाला मेथड। सिंपल है। अब D इज़ अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर्स टू द सम ऑफ द डिजिट द लीस्ट। मैथ का डिफ़िकल्ट टाइम टेकिंग है, छोड़ दो इसको। पैसेज सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट पैसेज है। अब ये सिंपल है, ये तो दिख रहा, इजी है ये नहीं पता, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये शॉर्ट है, छोटा है, टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये बन रहा नहीं बन रहा। अब क्वेश्चन ऐसे मत करो ना कि 2-3 मिनट बाद भी आपको पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन आपके बन ही नहीं रहा। ऐसे मत करो, पैसे पास ही नहीं कर पाओगे CSET। तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको करने हैं बस। ABCD बोथ डिजिट नंबर दिस नॉन जीरो है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ये मैथ का डिफ़िकल्ट टाइम टेकिंग है, तो जहाँ भी DMT आए इसको तो छोड़ दो। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट नंबर एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 की पावर लिख दो सब। क्या हो रहा है ये? 2 की पावर 9 7 63, 9 × 7 × 5 3 15 हो गया, बचा इतना बचा। इसको सॉल्व और कर लो, 63 × 15। फिर 2 की पावर हमेशा रिपीट कब होती है ये देखना पड़ता थोड़ा सा। इसका मैं बता दूंगा, रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 100, डिविजिबल बाय 100 है तो ये देखना रहता। 100 से डिवाइड होता कंप्लीट कौन, जिसके 0 0 आ रहे हो लास्ट में। यहाँ पर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन देख लो क्या आ रहा है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर देयर आर 4 लेटर्स 4 एनवलप, 4 लेटर 4 एनवलप, एग्जैक्टली 1 लेटर इज पुट इन टू एग्जैक्टली 1 एनवलप विद द करेक्ट एड्रेस। भैया ये रीजनिंग का क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसको बाद में करो। हाउ मैनी वेज, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की क्वेश्चन है, इसको मैं तो करता हूँ बाद में करूँगा, टाइम टेकिंग है। 10 पेयर ऑफ रेड, क्योंकि गलत हो जाएगा तो भी गारंटी नहीं है, सही हो गलत हो क्या हो पता नहीं, इसको बाद में करूँ। 8 पेयर ब्लैक, 9 पेयर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाद में करो। अब ये पैसेज देखो, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पैसेज है, ठसाठस बच भरा हुआ है, लेंदी है, इसको बाद में पढ़ेंगे हम, अभी नहीं करेंगे। तो भैया इस तरीके से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा अप्रोच क्या था एग्ज़ामिनेशन हॉल में। इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आने के बाद भी किस तरीके से मैंने क्लियर किया है अपने आप को, ऑल इज़ वेल कहते कहते। ठीक है, ये पैसेज देखो, इस पैसेज को देखो, इनकी गैप कम है, इनका स्पेस ज़्यादा है। ये चीज़ नोटिस नहीं करते कोई आपको बताएगा भी नहीं। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने अकेले से नहीं है, UPSC इज़ अ माइंड गेम, बार बार यही कह रहा मैं। मोस्ट ऐसा प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड पूछा गया है। सिंपल, पैसेज तो एक भी नहीं छोड़ता हूँ मैं, पैसेज तो करने बिना पढ़े क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं पैसेज के। तो आई होप वीडियो काम का लगा हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो अभी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करें मेरी स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप आधा घंटे में CSET में इसके 80 क्वेश्चंस को बस एक नज़र देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। एक तीक्ष्ण नज़र से आप इन 80 में से 40 क्वेश्चन को छांट लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 40 क्वेश्चन में से जो रह गए उनको छोड़ दो। यहाँ से आपको 28 क्वेश्चन सही करने हैं, 12 क्वेश्चन गलत करने हैं, आप पास हो जाओगे। सॉरी 9 क्वेश्चन गलत करने के चांसेस हैं आपके पास में, 31 सही करने के मौका है आपको। बस ये रेशियो बना के चलो, 9 गलत कर दोगे तो भी टेंशन नहीं, पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे CSET। ठीक है।